दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं बता दूं कि 17वां बीपीएससी में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए यह टॉपिक काफी महत्व रखता है। क्या पता आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको फिर से क्वेश्चन आ जाए। तो आज बात करने वाले हैं पाचन तंत्र फुल डिटेल के साथ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आप रोटी चावल दाल भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो पाचन अंग होते हैं एंजाइमों की सहायता से उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलता है और जब एनर्जी मिलता है तो आप कोई भी कार्य कर पाते हैं। इसीलिए भाई पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो यहाँ पे क्या है कि भोजन के जटिल, ठीक ना, क्या कर रहा है, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक ना, भोजन का पाचन तंत्र कहलाता है। और इस प्रक्रिया में संपन्न करने वाले अंगों के समूह को, देखिए अंग है और अंग के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। यहाँ पे अगर तंत्र जुड़ जाए किसी भी चीज में, जैसे कि उत्सर्जन अंग, तंत्रिका तंत्र, तो इसका मतलब एक अंग नहीं है, अंग के समूह है, तो पाचन तंत्र कहते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे भोजन है, आप भोजन करते हैं तो भाई हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है वो क्या करता है कि एंजाइम की सहायता से उसको सरल अणु में कन्वर्ट करता है और फिर ये एनर्जी यानी ग्लूकोज किसको भेजता है, कोशिका को, और कोशिका से क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलता है तो आप कार्य करते हैं। तो ये आपको समझ सकते हैं। अगला बात आता है कि भाई पाचन तंत्र जो है ये जो पूरी प्रक्रिया होती है कितने चरणों में होती है, तो आप कहिएगा कि 5 चरणों में होता है। जैसे कि पहला जो आपका होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, आप मुख में भोजन डालते हैं, यानी आप खाना जैसी खाते हैं, मुंह खोलते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पाचन क्रिया का अंतःग्रहण हुआ, या हम कह सकते हैं पाचन क्रिया प्रारंभ हो गया। उसके बाद होता है दूसरा पाचन। पाचन का मतलब ये होता है कि भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना। तीसरा क्या होता है, अवशोषण। अब मान लेते हैं आप भोजन किया आपने, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, तो उसका क्या होता है, अवशोषण होता है और वो जाकर रक्त में पहुंचता है। यहाँ पे देखिए कि पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना ऊर्जा के रूप में, उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। अगला है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, जो भैया आपको ऊर्जा मिला है उसको कार्य में बदलिए। अगर आपको ऊर्जा मिला और कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या, तो उसे क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। और पांचवा क्या होता है, मल परित्याग। इसका मतलब क्या होता है कि जो भोजन से भैया अवशोषण अवशोषण किए हैं, सब कुछ आप ले लिए, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट होता है जो अनपचा रह जाता है। तो भाई अनपचे भोजन में अगर आपके शरीर के अंदर इकट्ठा होते जाएगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो उसका त्याग होता है मल द्वार के द्वारा। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, 5 क्रिया है और इसे आप याद रखिएगा। अगला आते हैं कि भाई पाचन क्रिया में 2 भागों को बांटा गया है पाचन क्रिया को। यहाँ पे देखिए एक तो होता है आहार नाल, और इसमें क्या क्या होता है, तो एक मुख्य होता है और मुख्य गुहा होता है। मुख्य गुहा का मतलब क्या है, यानी मुख का गुफा। अब मुंह जब खोलते हैं तो आपको दांत दिखता है, जीभ दिखता है, और एक है लार ग्रंथि। उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में, फिर ग्रास नली से भोजन जाता है अमाशय में, फिर अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में, और फिर बड़ी आंत के बाद यानी मल द्वार के द्वारा भोजन निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आहार नाल है। उसके बाद कहा जाता है कि इसमें कुछ सहायक पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती है, जैसे कि लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, कहाँ पे, मुख्य में। उसके बाद कहते हैं कि अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि। उसके बाद हम कहें छोटी आंत। छोटी आंत का एक ग्रहणी पार्ट है, उसमें पाया जाता है यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय, और साथ में आपके आंत्रक ग्रंथि। और उसके बाद हो जाता है भोजन बड़ी आंत में जब जाता है तो यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं स्रावित होता है, क्योंकि यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक ना, भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में ही क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो ये आपका ग्रंथि है और ये है आपका आहार नाल। तो आते हैं बारी बारी से मुख और मुख गुहा। तो देखिए मुख और मुख गुहा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दांत है, ये आपको जीभ रहा, फिर आपको यहाँ पे लार ग्रंथि
आपको पाया जा रहा है। तो जैसे कि पाचन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ होता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा याद रखिएगा। तो पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, तो आप कहिएगा मुख से होता है। और पाचन क्रिया समाप्त कहाँ होता है, यानी भोजन का पूरा अवशोषण हो जाता है कहाँ पे, तो छोटी आंत में। कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। अगर हम बात करें तो भाई मुख्य में क्या क्या है, तो एक आपका दांत है, ठीक है, दूसरा क्या है, जीभ है, और तीसरा क्या है, लार ग्रंथि है। अब बात करते हैं पहले दांत के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओडोंटोलॉजी। दांत का निर्माण होता है कठोर ऊतकों के द्वारा। अब ऊतक क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को, ठीक है ना, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक। अब दांत का निर्माण होता है कैल्शियम से, फास्फोरस के द्वारा, और दांत को नुकसान होता है फ्लोरीन से। जैसे आपने सुना होगा दांत में ऐसे चित्ते पड़ जाना, यानी दांत का क्षरण होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो फ्लोरीन की वजह से। अगर हम बात करें दांत की संरचना के बारे में, तो यहाँ पे दो संरचना देखिए, एक तो आपका व्हाइट दिख रहा है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। ये व्हाइट वाला पार्ट इनामेल हो गया। और अंदरूनी जो आप नस देख रहे हैं, ये अंदरूनी भाग जो होता है उसके बोलते हैं डेट्राइन। जैसे इनामेल, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट बीबीआई है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर हम कहें कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो इनामेल है। इनामेल क्या करता है, तो दांत को मतलब कठोर बनाए रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सफेद बाहरी वातावरण बनाए रखता है। और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो एक कठोर खनिज होता है, चट्टान के जैसा। ठीक। और एक डेट्राइन है, डेट्राइन का मतलब होता है तंत्रिका से संपर्क रखने वाला। जैसे देखिए, आप ये जो नस देख रहे हैं ना, अगर हम मान लीजिए हम दांत को कोई ठोस पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, या ठंडा महसूस होता है दांत में, कनकनी महसूस होता है, तो ये तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है अपने मस्तिष्क से। और ये हमें मस्तिष्क तक एहसास दिलाता है कि आपके दांत पे कुछ हो रहा है। ठीक। तो ये किसकी वजह से होता है, डेट्राइन की वजह से। अगर देखा जाए तो दांत को भी दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एक दूध का दांत, है ना, जो संख्या होती है कितनी, 20। अगर हम बात करें तो 14 से 15 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को ये निकलता है, जिसे दूध का दांत कहते हैं। उसके बाद होता है अस्थाई दांत। तो देखिए, बच्चों में जब दांत टूटता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, गमला उमला में गाड़ देते हैं कि दोबारा उगेगा, अब दोबारा उगेगा। लेकिन अस्थाई दांत जब आ जाता है दोबारा, अगर वो टूटा ना, तो कितनों गमला में गाड़िए, वो दांत नहीं आने वाला है। और वो संख्या कितनी होती है, 32। इस तरह से अगर हम कहें कि पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो देखिए, पहले 20 निकला, ठीक, फिर ये 20 टूट गया, फिर 20 निकला, यही वाला, तो एक तरह से 40 हो गया। साथ में 12 दांत और निकलते हैं, 12 दांत और निकलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ना, आपने अग्र चर्वक का नाम सुना होगा, अभी आएगा। तो अग्र चर्वक जो होता है, हमारे यहाँ मतलब हमारे पास 8 दांत होते हैं अग्र चर्वक के। और चर्वक होते हैं लगभग 12 दांत होते हैं, जिसमें 4 दांत चर्वक का और 8 दांत अग्र चर्वक का बच्चों में नहीं निकलता। यही टोटल आपका क्या हो गया, 12 हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं कृतक, ये है रदनक, और ये है अग्र चर्वक, और ये होता है चर्वक। यानी दांत के प्रकार क्या है, 4 प्रकार है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जबड़ा है, तो ये जो पार्ट अभी जो देख रहे हैं, ये जबड़े का आधा पार्ट है, ठीक है। और फिर सेम चीज इधर भी निकलता है। यानी अगर आपका कृतक 2 है तो 2 इधर भी रहेगा, है ना, 2 इधर है तो 2 इधर भी रहेगा। रत्नक अगर 1 है तो रत्नक 1 इधर भी रहेगा। तो एक जबड़ा में रत्नक कितने हो गए, 2, और कृतक कितने हो गए, 4, है ना। तो यहाँ पे ऐसे समझिएगा। और जबड़ा अगर 1 है तो हमारे भाई, हमारे मुख में तो 2 जबड़े होते हैं, सेम पार्ट आपके ऊपर वाले पार्ट में भी रहेंगे, यानी एक जबड़ा और दूसरा जबड़ा में भी सेम रहेगा, एकदम कॉपी। तो यहाँ पे कृतक, तो भाई आगे के दांत को कहते हैं कृतक। उसके बाद करें इसके कार्य क्या है, तो भोजन को काटना, कुतरना। उसके बाद इसकी संख्या कितनी है, तो 8 है। अब 8 समझ में आ गया। 2 यहाँ पे था, फिर 2 यहाँ पे हो गया, तो 4 हो गए। तो एक जबड़ा में 4, तो दूसरे जबड़ा में भी 4, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे वही कह रहा है, ऊपरी जबड़ों में 4, निचले जबड़ों में 4, तो टोटल हो गए 8।
अब यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, स्माइल टीथ भी कहते हैं, सामने रहता है और हंसी पे अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए, हाथी के बाहर दिखने वाले दांत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि हाथी के बाहर दिखने वाले दांत क्या होते हैं, तो भैया कृतक होते हैं। अगर हम रत्नक की बात करें तो यह दांत चीरने फाड़ने का काम करता है। आप जानवरों का दांत देखे होंगे, 4 दांत उनका ऐसे निकला रहता है, एकदम नोकीला टाइप का, जैसा आप जानवर को देखे होंगे। तो सेम ये जो 4 दांत हैं, यही रदनक है। ठीक, उसके बाद ये नुकीले होते हैं। ये संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, 4 होती है। यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 होगा, ऐसे करके। अगर हम बात करें रत्नक की उपस्थिति के कारण, ये हम कह सकते हैं कि मानव जो है मांसाहारी प्रवृत्ति का था, और मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी नुकीले होते हैं। अगला हम बात करें अग्रचर्वक। अब यहाँ पे देखिए, भोजन को पीसने का काम करता है। इसकी संख्या 8 है। देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, ये 4 और 5 देख रहे हैं, ये 2 दिख रहा है, तो 2 इस साइड भी होगा। उसके बाद करेंगे, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये 8 दांत जो है, यानी अग्रचर्वक, बच्चों में नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें चर्वक का, तो भाई चर्वक भी पीसने का काम करता है। साथ में इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 12 होती है। और एक बड़ा अच्छा आता है कि अकल दांत इन्हीं का भाग होता है ना, इन्हीं का भाग होता है, जो कि अब एक अवशेषी अंग रह गया है। कहने का मतलब है, वो अंग जो आपके काम का नहीं है या आपके शरीर से निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे अवशेषी अंग कहेंगे। और अकल का दांत भी आपका यही अंग हो गया है। अगर निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भाई अकल जरूरी है, इसीलिए दांतों जरूरी है। अगला बात करते हैं मानव दंत सूत्र। तो 2 तरह के हो गए, एक आपका बच्चा वाला। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों का सूत्र देखिए, यहाँ पे 2 जो देख रहे हैं ना, तो ये जैसे मान लेते हैं ये जबड़ा है, और जबड़ा का आधा पार्ट का ऊपर लिखा हुआ है और आधा पार्ट का नीचे लिखा हुआ बाई करके। तो 2 क्या है, कृतक है, कृतंक। एक क्या है, रदनक है। यहाँ पे 0 क्या है, अग्रचर्वक है, यानी 0 है। और यहाँ पे 2 क्या है, चर्वक है। ठीक है, सेम आपका जबड़ा का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला दूसरा पार्ट हो गया। अब 2 से गुणा कर लेते हैं कि चूंकि 2 जबड़े हैं तो कितना हो गया, 20। उसी तरह से अगर मानव वयस्क पुरुषों के दांत देखते हैं, यानी अस्थाई दांत, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है। इनका सूत्र देखते हैं, तो 2 क्या है, तो वही कृतक। एक क्या है, रदनक है। और यहाँ पे 2 दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा, अग्रचर्वक। और यहाँ पे आपको चर्वक है। ठीक है, तो ये करके आपका 2 जबड़े हैं, तो भाई 32 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चों में अग्रचर्वक जो 8 होते हैं, वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, और जो चर्वक 8 4 दांत होते हैं, वो भी नहीं पाए जाते हैं। तो यानी इसलिए आपका 12 दांत कम रहता है बच्चों में। अगला बात करते हैं, बनावट के आधार पर भी दांत को भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक समदंती। अब समदंती क्या मतलब है, सम से मतलब क्या होता है, समान। इसका मतलब जबड़ों में सभी दांत एक प्रकार के होते हैं, उन्हें समदंती कहते हैं। जैसे सांप का, छिपकली का, कछुआ का, मछली का, ये सभी दांत क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे आकृति देख रहे हैं ना, बराबर है एकदम, तो ये समदंती कहलाते हैं। विषमदंती क्या है, तो वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उसे हम लोग विषमदंती कहते हैं। जैसे ये रत्नक दिख रहा है सबसे नुकीला, और बाकी सब छोटा। तो स्तनधारी जो मानव उनव है, सब में आपको पाए जाते हैं क्या, विषमदंती दांत। इस तरह से ये दांत कंप्लीट होता है। आगे आते हैं जीभ। अब यहाँ पे देखते हैं जीभ का प्रकार। अब ये जीभ को देखिए, ये आगे वाला पार्ट है और ये जीभ के पीछे वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, अगला जो पार्ट होता है उससे क्या होता है, मीठा का स्वाद आता है ना, मीठा का। और जस्ट ये जो बगल वाला दोनों साइड में देखते हैं, तो इससे आपका नमकीन का स्वाद आता है। ठीक है, और यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो बड़ा पार्ट है, इसीलिए बड़ा पार्ट दे रहा हूं, फुल्की वाला स्वाद है, यानी खट्टा का। इससे आपका खट्टा का स्वाद आता है। लेकिन अगर जो पीछे वाला जो देखते हैं ये पार्ट, तो इसमें आप कह सकते हैं कड़वा कड़वा का स्वाद आता है। लेकिन ये जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट बीच वाला, ये स्वादहीन होता है, यानी यहाँ पर कोई भी स्वाद नहीं मिलता है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं, यह मांसपेशी का बना होता है, क्योंकि इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। इसमें स्वाद नलिकाएं होती हैं,
ये एक संवेदी अंग होता है जो स्वाद बताने का काम करता है। लगभग आपके जो स्वाद कलिकाएं हैं 2000 से लेकर 8000 के बीच होती है, और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा इसकी संख्या घटते जाएगी और बुढ़ापा में स्वाद नहीं आएगा। यहाँ पे कहते हैं जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने के सक्षम नहीं है, यानी ये स्वादहीन होता है। जो अभी हम जस्ट बता ही दिए, जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने हैं जिन्हें पेपिल्ली कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जीभ पर जो छोटे छोटे जो दाने पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पेपिली। अब यहाँ पे आगे आते हैं लार ग्रंथि। तो देखिए रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है। अब ये देख रहे हैं ना, अब ये 3 पार्ट में है। जो सबसे बड़ा कौन सा है, पैरोटीड। अब यहाँ पे देखिए हमारे मुख से लगभग 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। इसका पीएच मान लगभग 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है। अगर हम बात करें 3 जोड़ी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पहला जोड़ी जो है वो पैरोटीड है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये लार ग्रंथि। और यहाँ पे दूसरा जो है सबमैंडिबुलर ग्रंथि है, और तीसरा जो है वो सबलिंगुअल ग्रंथि है जो सबसे छोटी लार ग्रंथि है। आगे हम बात करें कि इस ग्रंथि से एंजाइम निकलता है जो पाचन में मदद करता है। देखिए मोटा मोटी तो लोग जानते हैं कि टाइलिन नामक एंजाइम जो है इस ग्रंथि से निकलता है, लेकिन 2 एंजाइम बहुत फेमस है। एक तो आपका टाइलिन हो गया, एक और है वो है लाइसोजाइम, ठीक ना, लाइसोजाइम। अब यहाँ पे देखिए लाइसोजाइम में लार मौजूद एक जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में काम करता है। कहने का मतलब है भोजन के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको मारने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम। एक होता है टाइलिन। अब टाइलिन क्या करता है, तो स्टार्च को पचाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो बहुत बचपन में आप सुने होंगे क्वेश्चन आता है कि आप अगर भोजन को लंबे समय तक चबाते हैं तो वो मीठा लगने लगता है, किसकी वजह से, तो टाइलिन की वजह से, क्योंकि स्टार्च को वो मल्टोज में बदल देता है और मल्टोज को हम शर्करा कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लेते कभी कभी आप गाल सूज जाता है तो एक बीमारी होती है जिसको गलसूजा कहा जाता है। तो कभी कभी विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाती है जिससे ये ग्रंथि जो है सूज जाती है, इससे हम लोग गलसूजा कहते हैं। एक चीज और भी है, मुख में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है और अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है, और बड़ी आंत में पचे हुए भोजन को काइल कहा जाता है। ये 3 नाम याद रखिएगा। अब आते हैं ग्रास नली। देखिए ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ से नाक से जुड़ा हुआ है और मुख से भी जुड़ा हुआ है। ये लंबा जो गर्दन वाला पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये होता है ग्रास नली। अब ग्रास नली से भोजन जाता है सीधे किधर जाता है, अमाशय में, ठीक ना, अमाशय में जाता है। तो अमाशय के बाद भोजन 4 घंटे अमाशय में रहता है, उसके बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत का जो शुरू वाला पार्ट होता है उसको ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी में आपको यकृत पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है और अग्न्याशय पाया जाता है। और ये जो पूरा देख रहे हैं इसको भी छोटी आंत ही कहा जाता है। और ये जो हरा वाला देख रहे हैं ये क्या है, बड़ी आंत, और ये मलद्वार। तो अब अगर हम बात करें, यह मांसपेशी से बनी संरचना होती है और यहाँ पे इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और पतली होती है जो अमाशय में जाकर खुलती है। अब यहाँ पे देखिए यह भोजन को केवल अमाशय तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करता है, यानी कुछ करता नहीं, ना पाचन करता है ना कुछ करता है। भाई पाचन तो शुरू में ही अत्याचार हो चुका है भोजन पे, दांतों के द्वारा, जीवों के द्वारा। तो अब ये भोजन क्या करता है, सिर्फ अमाशय में पहुंचाने का काम करता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। अब ये देखिए क्रमानुकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकते जाता है। अब बात करते हैं अमाशय। यहाँ पे देखिए अमाशय है ये, और अमाशय भी 3 पार्ट है। ऊपर वाले को कहते हैं कार्डियक, बीच वाले को कहते हैं फंडिक भाग, और नीचे वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक भाग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए
मुख्य गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा अमाशय में जाती है। अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो एक थैली नुमा होता है और भोजन लगभग 4 घंटे तक यहाँ रहता है और अमाशय की दीवारों पे चिपचिपा आवरण पाया जाता है, जिसे श्लेष्म झिल्ली कहते हैं। ठीक, अब इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो अभी हमने जस्ट बताया कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब यहाँ पे देखिए कार्डियक के बारे में। कार्डियक में ऑक्सिनटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये करता क्या है? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है और एंजाइम की क्रियाओं को तीव्र करता है। तो 3 काम हो गए। पहला काम क्या हो गया? भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करना। दूसरा काम क्या हो गया? भोजन को अम्लीयता प्रदान करना। और तीसरा एंजाइम की क्रियाओं को तीव्र करता है। तो ये कार्डियक से HCl आपको निकलता है। अगला बात करें तो यहाँ पे फंडिक के बारे में। यह भोजन अधिक समय तक अमाशय में रोक कर रखता है। इसमें रक्स पाई जाती है। इसकी संरचना कांटे नुमा होती है। भूख लगने पर यही चुभने लगता है। कांटे नुमा होती है इसलिए चुभने लगता है। अब यहाँ ये देखिए पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है और भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलने देता है और भोजन पचाने के लिए इसे रोक कर रखता है। ठीक, तो मतलब ये आपका ज़्यादा नहीं, भूख अगर लगता है तो इसी कारण लगता है, मतलब पेट में चूहा कूद रहा है, यानी वही गड़ रहा होगा तो चूहा कूदता है। अब बात करते हैं पाइलोरिक भाग। देखिए पाइलोरिक भाग में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस निकलता है। अब भाई इससे जो रस निकलता है, इससे 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला, एक को बोलते हैं पेप्सिन। अब भोजन जब कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन होगा, तो उसका पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। दूसरा भाग होता है रेनिन। ये दूध को पचाने में सहायक होता है। खासकर ये बच्चों में पाया जाता है ना, बच्चों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी दूध में मौजूद एक कैसीन नामक प्रोटीन होता है, उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है। अब आते हैं छोटी आंत। तो यहाँ पे देखिए छोटी आंत है और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, एक ये, 2 और 3। देखिए यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर यानी 20 से 23 फुट होती है। अगर बात करें अमाशय में पाचन क्रिया संपूर्ण होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और जहां भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। ठीक, अब संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो 9 मीटर यानी 32 फीट। और उसमें सबसे लंबा कौन सा है? तो छोटी आंत। तो पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे ग्रहणी, मध्य आंत्र या इलियम, यानी जेजुनम और ये ग्रहणी। तो यहाँ पे 3 भाग इस तरह से है। पहला भाग आपका ग्रहणी हो गया। यहाँ पे कह सकते हैं ये यू आकार की रचना है और इसमें यकृत भी पाया जाता है, अग्न्याशय भी पाया जाता है और पित्त रस या पित्ताशय भी पाया जाता है। ये ठीक है, और इसके द्वारा द्रव स्रावित होता है और यह द्रव को सक्रियता प्रदान करता है, जिससे भोजन का पाचन हो सके। जेजुनम का क्या हो जाएगा? तो भाई ग्रहणी के आगे वाला भाग को जेजुनम कहते हैं, जो भोजन की छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का काम करता है और इसमें कोई भी पाचन रासायनिक क्रिया नहीं होती है। इलियम क्या करता है? यह छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है। यह घुमावदार होता है और इलियम में ही कहा जाता है कि विली विली नामक एक रचना पाई जाती है, जो अवशोषण का काम इसी में होता है। अब बात करते हैं जो ग्रहणी में आपको यकृत पाया जाता है, तो उसी यकृत के बारे में। यहाँ पे देखिए मानव शरीर के सबसे बड़ी अगर ग्रंथि कोई है तो कौन सी है? यकृत है। कहाँ पाया जाता है? तो डायफ्राम। जैसे आपने अगर फेफड़ा वाला पढ़ा होगा, तो फेफड़ा अगर ऐसे शरीर आपका ऐसे होता है तो नीचे से ऐसे एक चंद्राकार आकार होता है, उसे डायफ्राम कहते हैं। ठीक ना, डायफ्राम कहते हैं। ये शरीर होता है ना ऊपर वाला पार्ट का। तो
डायफ्राम के नीचे होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो से 2 किलो होता है। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है और पित्त रस निर्माण होने के बाद पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है। यकृत के कार्य क्या है? पहला, प्रोटीन और जैव रासायनिक बनाना। दूसरा, विष विष युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। रक्त में थक्का बनाने में मदद करना। तांबा और लोहे को संचित रखना। पित्त रस का निर्माण करना, यूरिया का निर्माण करना और ग्लाइकोजन भंडार को नियंत्रित करना। यहाँ तक कि विटामिन ए का भंडारण क्या है, यकृत ही है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। यह लाल रक्त कोशिका का अपघटन करता है। जैसे कहने का मतलब है आरबीसी जो होता है ना, मृत आरबीसी होता है, उसको खत्म करता है, मिटा देता है और हार्मोन का उत्पादन भी करता है। ठीक, तो ये वाला पूरा पूरा पार्ट याद रखिएगा। अगला बात करते हैं पित्ताशय के बारे में। अब देखिए, पित्ताशय नाशपाती नुमा होती है, यानी लीवर के जस्ट नीचे वाला पार्ट में पित्ताशय होता है और नाशपाती के आकार की थैली होती है। और पित्त रस से जो यकृत से जो निर्माण होता है पित्त रस, यहीं पे जाकर जमा होता है। अब ये पीले हरे रंग का होता है, ये क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब इसका पीएच मान 7 से ऊपर, 7 से 14 के बीच में। अगर हम बात करें इसका पीएच मान कितना हो गया, 7.7। अगला है, पित्त में जब पथरी का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। अगर बात करें कि पित्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो पित्त लवण होते हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और ये फैट को तोड़ने का, यानी वसा को तोड़ने का काम करता है। पित्त वर्णक, वर्णक मतलब क्या होता है, रंग। जैसे बिलिरुबिन या बिलिरुबिन ऐसे कर सकते हैं, यानी पीले रंग का और हरा रंग का। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा मेरा लैंग्वेज बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो भावनाओं को समझ दीजिएगा। यहाँ देखिए, बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। ठीक है। अब आमतौर पे जब किसी कारणों से आरबीसी टूट जाती है तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। अब बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारण से यह रक्त से लीवर में नहीं जाता है या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसे पीलिया कहते हैं, यानी जॉन्डिस आपने सुना होगा। यानी अगर फिल्टर नहीं हुआ तो आपके शरीर में फैल जाएगा और पीला पीला, आंख भी पीला हो जाता है, शरीर भी पीला हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पे अगला है क्या, तो अग्न्याशय। अग्न्याशय भाई सबसे मतलब मिश्रित ग्रंथि है। इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो एंजाइम वाले रस निकलते हैं उसे अग्न्याशय रस कहते हैं। यह क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3 होता है। इसमें 3 प्रकार के भोजन पदार्थ पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं पूर्ण पाचक रस पाए जाते हैं। पूर्ण पाचक रस का मतलब क्या हुआ, जिसमें प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, वसा का भी हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब इसे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है और पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। एक होता है एमाइलेज, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। एक होता है लाइपेज, जो वसा को ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में बदलता है। सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में आता है तो यही आता है, कौन सा, लाइपेज। अब यहाँ पे बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत में 5 एंजाइम पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं इरेप्सिन, यह शेष प्रोटीन और प्रोटोन को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज, यह शर्करा ग्लूकोज में बदलता है, सीधे बोल देंगे। सुकेस, यह भी ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेस, ये भी ग्लूकोज में बदलता है। और लाइपेज, तो लाइपेज का भाई वसा को ग्लिसरीन में या फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो ये 5 एंजाइम याद रखिएगा। इसमें से पूछ देता है कौन सा नहीं पाया जाता है, तो एमाइलेज आप जो देख रहे थे उसमें, और एक रेनिन वाला है जो आपको अमाशय में पाया जाता है, और एमाइलेज जो है अग्न्याशय रस में पाया जाता है। तो वो नाम दे देगा जिससे एग्जाम में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं
छोटी आंत में हमने बताया था ना कि इलियम इलियम में विली नाम की, यानी विलाई यहाँ पे दिया हुआ है, विली विली नाम की एक संरचना पाई जाती है जो भोजन से जो पदार्थ है उसको अवशोषित करने का काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए विली विली के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं बड़ी आंत। तो यहाँ पे देखिए बड़ी आंत में भोजन का पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, लेकिन हाँ केवल जल का अवशोषण होता है। यही पॉइंट आपके एग्जाम में आता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत की औसत लंबाई कितनी है, तो 1.5 मीटर यानी 5 फीट। उसके बाद हम कह इसमें भी 3 भागों बांटा गया है, एक सिक्कम में, एक कोलम में और एक रिक्टम में, ठीक है। सिक्कम कहीं कहीं ना सिक्कम को क्या पता है बोलते हैं कि जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो सिक्कम कहते हैं, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करती है। सिक्कम पेट में दाहिनी ओर होती है जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोग का एग्जाम ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होता है, समझे। यानी कहने का मतलब है निकाला जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो इसे ऑपरेशन करके पूरा काट दिया जाता है। अब बात करते हैं सिकम के बाद भोजन कोलम में पहुंचता है और कोलम में ही जल का अवशोषण होता है, ठीक ना। कोलम में ही जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के कोलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। यहाँ आपको बता देते हैं 2 विटामिन जो है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है, एक तो विटामिन डी हो गया जो धूप से होता है और एक विटामिन के हो गया यानी डी के। और के जो होता है कोलन में बनता है, ठीक है, याद रखिएगा कोलन में बनता है। अगर हम बात करें रिक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन जमा रहता है और गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और लास्ट पॉइंट हमने एक शुरू में बता दिया था कि मुख में भोजन को, पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं और पेट में यानी अमाशय में भोजन को काइम कहते हैं और मलाशय में भोजन को काइल कहते हैं, ठीक ना। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है, इस सारे पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इस सारे बायो का सारा पीडीएफ चाहिए आपको, तो मैंने करीब करीब 10-12 पीडीएफ ऐसे ही बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दे दूंगा, मात्र 29 रुपया लगेगा। और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं 129122247210, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप मुझसे ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।